Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एग्रीकल्चर जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह पढ़ाया और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का करने वाले हैं रिवीजन। तो रिवीजन बेसिकली हम लोग आपको पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल आपके UT2 एग्जामिनेशन चल रही है। मैं ज़्यादातर जहाँ से भी सर्वे किया मेरे को पता चला है कि ज़्यादातर बच्चों का जो सिलेबस है उसमें उनका आ रहा है एग्रीकल्चर चैप्टर। तो एग्रीकल्चर चैप्टर का आज हम लोग टोटल रिवीजन करने वाले हैं। और डोंट वरी, आज आपकी हिस्ट्री और सिविक्स के भी जो लेसन हैं वो भी आपको चैनल में मिल जाएंगे। जिनका रिवीजन वीडियो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो आपके ज्योग्राफी में आपको सिखाया जाता है। तो अब तो आपकी देखो धीरे धीरे क्लासेस बढ़ रही हैं, तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर को। तो पहले तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोज़ आप सबके लिए लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling a land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told children that wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to the factories to make bread, biscuits from flour. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई तीन बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। तो वो ऐसे ही अपने विलेज में ऐसे ही घूम रहे थे, गांव में जब बच्चे आते हैं तो ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन्होंने एक फार्मर को देखा कि वो जो ज़मीन थी उसको खोद रहा था। और जो फार्मर ने उन्हें बताया कि भाई वो जो है वीट उगा रहा था और अभी अभी उसने जस्ट मैन्योर ऐड किया है ताकि सॉइल जो है और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर वीट को हम लोग बाज़ार में बेचना तो उसका गुड प्राइस मिल जाए मंडी में, जहाँ से वो फैक्ट्रीज में जाती है, बिस्किट्स और ब्रेड वगैरह उससे उससे बनती है। तो ये सारी चीज़ें वो फार्मर इनको बता रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखे हैं द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, आप लोग अपने घर में बहुत सारी चीज़ें खाते होंगे, कोई बिस्कुट खाता होगा। अच्छा, आप बिस्कुट छोड़ो, सब लोग आटा तो खाते ही होंगे, राइट। तो आप देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट बेस्ड जो आपका मील होता है उसको एकदम फिनिश्ड अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, वो इन्वॉल्व करता है आपकी 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन सेंस मीन जिन एक्टिविटीज़ से हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, या जिन एक्टिविटीज़ में पैसों की लेन देन होती है वो वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली एक्टिविटीज़ में जो होता है हमें ख़रीदने के लिए पैसा देना पड़ता है और जो उगाने वाले होते हैं उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं? प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है डिस्ट्रिक्ट, वो आपका रिफ़र करती है सारे एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, मतलब जैसे वीट है, वीट को आप उगा रहे हो ना, सबसे पहली स्टेज उसकी वही होती है उगाना वीट को, देन ही आप फैक्ट्रीज या और चीज़ों में बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो रिफ़र करती है भाई कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग, ये सारे जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो आप देखो यहाँ पे वर्ड ओरिजिन में आपको एक चीज़ दी है, दैट वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो एक शब्द एगर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लोथ आर संस्कार। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ को फिनिश्ड करते हैं, मतलब उनको अच्छा गुड बनाते हैं। जैसे वीट आया, वीट फैक्ट्रीज में वो साबुत दाने जैसे ही आया होगा, फैक्ट्री वालों ने उन्हें पीसा, उसका फ्लोर बनाया, फिर उससे ब्रेड बनाया, तो उन्होंने एक फिनिश गुड की तरह उसको तैयार करा। तो ये क्या क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज से कंसर्न होते हैं। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया, बैंकिंग हो गया इन रिसोर्सेज का, फिर वीविंग ऑफ द क्लोथ, क्योंकि अलग अलग चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं ना।
of this activity. Tertiary activity provides support to primary and secondary sectors through service. अब जो टर्शरी एक्टिविटी होती है वो इन सारे सेक्टर्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है. बेसिकली जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है वो इनको क्या कहते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट. जैसे अगर आपको कोई चीज़ बिकवानी है तो आप क्या करोगे, आपको टीवी में एडवर्टीजमेंट रहेगा, अरे ये लाइए हेल्दी सॉल्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्ट है तो आप यही खरीदिए. तो जो एडवर्टीजमेंट इंसान देखता है तभी वो गुड खरीदने जाता है ना, वरना वो अपना रोज़ वाला गुड ही खरीदेगा. लेकिन उसने टीवी में ऐड देखा, अरे ये और हेल्दी है, तो उसको खरीद के लाया. तो बेसिकली जो टर्शरी एक्टिविटी होती है प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी को. कैसे? क्योंकि उनका सामान बिकवा कर. क्योंकि अगर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा या किसी को पता नहीं चलेगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है तो लोग उसे खरीदेंगे कैसे, है ना. तो बेसिकली जो है टर्शरी एक्टिविटी दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. क्योंकि अगर फैक्ट्री वालों का सामान बिकेगा तभी वो लोग जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको पैसे देंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट, trade, banking, insurance and advertisement are good example. Agriculture is a primary activity. Agriculture primary activity है because वे include करती है production of natural resources. ठीक है. It include growing of fruits, vegetables, flowers, rearing of stock, etc. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में आप देखो बहुत सारे शॉर्ट आंसर आते हैं एग्जाम में, तो ये आ सकता है कि how what percent of persons are engaged in agriculture activity in the world. तो कितना आएगा 50%. and also 2/3 of Indian population is still dependent on agriculture. 2/3, ठीक है. पूरी 2/3 जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो अभी भी किस में डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर में. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. द लैंड ऑन विच सॉइल आर ग्रोन इज कॉल्ड एरेबल लैंड. ठीक है, इज नोन एज एरेबल लैंड. ठीक है. तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या कहते हैं, जो वाइटल है एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो क्लाइमेट. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि जिस जमीन में क्रॉप जो है उगाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एरेबल लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका बन सकता है इससे. उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में. इन द मैप यू कैन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसर्न इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट. अगर आपके पास सूटेबल फैक्टर हैं कोई क्रॉप को ग्रो करने के लिए तो आपकी क्रॉप उगेगी. अगर सूटेबल फैक्टर्स नहीं है तो आपकी क्रॉप नहीं उग पाएगी, चाहे आप कितने ही मेहनत कर लो. तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ पे मैप में आपको दिखाया गया है कौन कौन से एरियाज़ में जो है आपकी क्रॉप जो है उगी है, जिसमें हरा हरा कर रखा है वो, क्योंकि उनके पास फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल है, वहाँ पे एरेबल लैंड है बेसिकली, कि वहाँ पे कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है आपके एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट आ दो. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डू यू नो ओके एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे देखो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग. ठीक है. तो एग्रीकल्चर का तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसी आर्ट जिससे हम लोग जो है अपना ग्रो करते हैं बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, और ऑल्सो हम लोग जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं जैसे आपकी काउज हो गई, गोट हो गई, इनको रेयर भी करते हैं. तो ये है आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेस. नेक्स्ट है सेरीकल्चर. आपने साइंस में पढ़ा भी होगा. कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, स्पेशली इन कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर. तब देखो सिल्क वॉर्म का जो हम लोग करते हैं मतलब उगाते हैं, तो सिल्क वॉर्म जो है उससे हम लोग जो है सिल्क बनाते हैं. बेसिकली सिल्क इज़ अ वेरी सॉफ्ट वाला कपड़ा. तो जहाँ तक आपने देखा होगा अपनी मम्मी के पास ही होता होगा वो सिल्क साड़ीज़ वगैरह, कभी कभी पापा के पास सिल्क का रुमाल भी होता है. अब देखो डिपेंड करता है कि आपके पास सिल्क की कोई चीज़ है कि नहीं है. तो अब देखना आप सिल्क बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो सिल्क वॉर्म से वो बनता है. अब देखो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है बेसिकली इसलिए, और ये जो है फार्मर की इनकम बढ़ा सकता है. नेक्स्ट है पीसी कल्चर. पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. तो इसमें क्या होता है, फिश को रेयर करते हैं बेसिकली, हम लोग फिश को जो है पालते हैं. ठीक है. इसमें जो है फिश को पालने के लिए होता है आपका. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है वीटी कल्चर. अब देखो वीटी कल्चर होती है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. ठीक है. वीटी का मतलब होता है आपका वाइन्स, जो कि आपके ग्रेप्स में होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स. ये अब देखो इसमें मेन पार्ट ये है कि ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज़.
तो अब देखो फ्लावर्स, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ऐड करनी है, फ्लावर्स, वरना एग्रीकल्चर की तरह सेम हो जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर की तरह सेम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पहले तो रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक नहीं है, और दूसरा इसमें फ्लावर है, एग्रीकल्चर में फ्लावर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं फार्म सिस्टम में, ठीक है। तो फार्म सिस्टम देखते हैं, फार्म सिस्टम में क्या लिखा है। Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seed, fertilizer, machinery, and labor. Some of the operation involved are plowing, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The output from the system include crops, wood, dairy, poultry products. तो आप देखो क्या होता है, जो फार्म सिस्टम होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। सबसे पहले आपको कोई चीज़ उगानी है तो आप लोग क्या करोगे, सीड्स डालोगे, पानी दोगे, फर्टिलाइज़र डालोगे, और बहुत सारी मशीनरी की हेल्प से उसको एकदम परफेक्ट बनाओगे, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें जो ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लॉइंग ऑफ सॉइल, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। उसका आउटपुट क्या निकलेगा, आपकी फाइन क्वालिटी क्रॉप, वुल या डेयरी या पोल्ट्री प्रोडक्ट, यानी कि जो मीट वगैरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट, देयर इज़ वन टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ जो है हम लोग ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग जो है ना केमिकल फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स आते हैं बाज़ार में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें हम लोग यूज़ करते हैं। कौन सी एक्टिविटी में, जो आपकी ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली एक्टिविटी, इसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिर देखो डियर स्टूडेंट, मतलब इसमें बेसिकली अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप लोग लिख के होगे कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग नेचुरल मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बस इतना से लिख के होगे, ठीक है। फिर आते हैं दी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखो फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, दो टाइप की आपकी फार्मिंग्स होती है, ठीक है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे across the world depending upon the geographical condition, demand of produce, labor, level of technology. Farming can be classified into two types, which is subsistence farming and commercial farming. Now this subsistence farming आपकी further two parts में divide होती है, that is intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. अब जो primitive subsistence farming होती है वो भी दो टाइप में डिवाइड होती है, that is nomadic herding और shifting cultivation. ओके, तो लेट्स स्टडी दीज ऑल। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। Subsistence farming can be further classified into intensive and primitive subsistence farming. अब देखो जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है ना, बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो प्रैक्टिस की जाती है ताकि जो आपका फार्मर है उसके मतलब जो डिमांड है या नीड है, फार्मर की फैमिली को भी तो मतलब कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मतलब फार्मर की फैमिली को जो चाहिए वो डिपेंड करता है इसमें ग्रोइंग का। और दूसरा ये है कि इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और जो हाउस होल्ड बेचारे जो घर में ही रहने वाले लोग होते हैं उन्हीं से जो है फार्मिंग करवाई जाती है। ज़्यादा मशीनरी वाला कुछ नहीं होता इसमें, और इसमें स्मॉल आउटपुट ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहली है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोल्ड लेवल। तो इसमें क्या होता है, फार्मर कल्टिवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, क्या यूज़ करके, सिंपल टूल यूज़ करके। सिंपल टूल्स यानी कि प्लाओ हो, ये सारी चीज़ें यूज़ करी, ज़्यादा मशीनरी वाली चीज़ें यूज़ नहीं करी, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं आजकल तो, है ना। नेक्स्ट आता है आपका डियर स्टूडेंट एंड मोल्ड लेवल, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। क्योंकि क्लाइमेट अच्छा रहता है और नंबर ऑफ डेज में भी बिल्कुल मतलब ब्राइट सनशाइन रहती है, तो इससे क्या होता है, एक क्रॉप ग्रो होने के बाद दूसरी क्रॉप भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखो राइस इज द मेन क्रॉप
किसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, pulses and oil seed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated area of monsoon region of south, southeast and east area. क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसमें जो है फार्मर कल्टीवेट करता है स्मॉल लैंड में, क्या करके, सिंपल टूल्स लेके और मोर लेबर लगे। क्योंकि अब देखो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कि जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे ये लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लेबर लग रहा है और सिंपल टूल से आराम से कर सकते हैं, है ना। फिर आ जाओ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है मैंने पहले ही बताया, इंक्लूड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे डू यू नो का फैक्ट पढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं है वो एक नाम से ही जाना जाए। तो अब जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग जो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको बोलते हैं झूमिंग। फिर मिल्पा हम लोग बोलते हैं मेक्सिको में, रोका हम लोग बोलते हैं ब्राज़ील में, और लाडांग हम लोग बोलते हैं मलेशिया में। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, फिर आ जाओ डियर स्टूडेंट आप लोग, फिर यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling trees and burning them. The ashes then mix with soil. And crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot of land. Shifting cultivation is also known as slash and burn cultivation. ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ज़्यादातर थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में किया जाता है। वाई? बिकॉज इसमें जो है ना पेड़ काट के गिराए जाते हैं, उसके बाद पेड़ को जलाया जाता है, तो बेसिकली इसके लिए पेड़ चाहिए, इसलिए ये फॉरेस्टेड एरियाज में ही किया जाता है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ दिए भी हैं आपको, जैसे अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होते हैं और साथ ही साथ क्विक रीजनरेशन होता है। अगर आपने प्लांट काटा तो बहुत जल्दी ही वो उग भी जाता है दोबारा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है उसको क्लियर कर दिया जाता है बाय फ्लैलिंग इट ट्रीज, और उनको बर्न किया जाता है। अब जो एशेज होती हैं उनको सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है। तो जो क्रॉप्स होते हैं लाइक मेज हो गया, याम हो गया, पोटैटोज, ये कसावा, ये सारी ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि ऐश मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉइल होता है उसका न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल फुल हो जाते हैं। लेकिन एक समय बाद जब सारी क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, यानी कि जैसे ही सॉइल उसकी फर्टिलिटी फिर से लूज करता है, जो लैंड होता है उसको अपेंडेंट यानी कि बिना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है, और जो कल्टीवेटर होता है वो दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में चले जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है स्लैश और बर्न कल्टीवेशन से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नोमैडिक हर्डिंग में। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu Kashmir. In this type of farming, herdsmen move to from place to place with their animals for fodder and water along defined route. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, ये जो है ना प्रैक्टिस की जाती है सहारा, वहाँ पे सहारा डेजर्ट के साइड, और सेंट्रल एशिया हो गया, कुछ इंडिया के पार्ट्स में जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर आदि। तो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो हर्ड्समैन होता है ना, हर्ड्समैन मतलब आपने देखा होगा जो बहुत सारी चीज़ें रेयर करते हैं। बेसिकली हर्डल्स आर द पीपल हु रेयर एनिमल्स। ओके, तो हर्ड्समैन जो बहुत सारे एनिमल्स को रेयर करते हैं वो एक प्लेस से
जूसी प्लेस जाते रहते हैं उनके एनिमल्स के साथ फॉर वाटर फॉडर, अपने एनिमल्स को बेसिकली फीड करना होता है उन्हें, ठीक है, अलॉन्ग डिफाइंड रूट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन। जब उनके लिए क्लाइमेटिक जो होती है वो सूटेबल नहीं होती तो वो अपने उनके साथ मूव करते रहते हैं, जैसे शीप हो गया, कैमल हो गया, याक, ये जो होते हैं बहुत कॉमनली रेयर की जाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुड, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिली, ठीक है, इसलिए ये रेयर करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के। तो देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो कहीं ना कहीं आपका फार्मर है वो अपने फैमिली के डिमांड पूरी हो जाए इतने इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मिंग में वो होता है कि जो प्रोड्यूस करता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट, ताकि मार्केट में बेच सके इसलिए ग्रो किए जाते हैं क्रॉप्स। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, ठीक है। तो जो एरिया में कल्टिवेट कर रहे हैं वो भी बड़ा होता है और साथ ही साथ जो आपका लेबर होता है वो भी ज़्यादा लगता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहली है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी मिक्स फार्मिंग और तीसरी है प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। अब देखो जो प्लांटेशन ये सारी चीज़ें कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। कमर्शियल यानी कि कोई चीज़ कर रहे हैं जो भी हमारा कमर्शियल यानी कि पैसों के लिए हो रही हो, ठीक है। अब देखो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे वीट एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन ग्रेन्स। Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. तो अब देखो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है डिस्टर, इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो उगाई जाती हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। तो अगर आएगा एग्जाम में डिफाइन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यू विल राइट दैट इन commercial grain farming is a type of commercial farming in which grains are grown or crops are grown for commercial purpose, ठीक है। या इतना लिख दो और फिर आप लोग नीचे लिखते हैं ना वीट एंड मेज आर द मोर कॉमनली ग्रोन ग्रेन्स। फिर देखो यहाँ पे लिखा है मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। कहाँ? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, ठीक है। जो ये एरिया होता है स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, लैंड ज़्यादा खाली होता है, इसलिए फार्मर जो है आराम से उगा लेते हैं, ठीक है। उसका फिर देखो लार्ज फार्म्स होते हैं, बहुत सारे फार्म, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा फार्म फैले रहते हैं, ठीक है। तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में ज़्यादा ये उगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो सीवियर विंटर्स में जो है ये जो इनका ग्रोइंग सीजन होता है ये जो है उस समय नहीं ग्रो हो पाते अच्छी तरह, तो उस समय जो है एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग मिक्स फार्मिंग में। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो इस मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग ऑफ फूड फॉडर और ऑल्सो टू रेयर एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को जगह चाहिए होती है रहने के लिए, ऐसे तो रहेंगे नहीं, जगह तो चाहिए होगी कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा। और ये जो मिक्स फार्मिंग होती है ज़्यादातर कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सारी जगहों में। अब आते हैं हम लोग प्लांटेशन पे। तो प्लांटेशंस plantation are a type of commercial farming where a single crop like tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed in the farm itself or in the nearby factories. The development of the transport network is thus essential for such farming. तो अब देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक सबसे पहले ये भी कमर्शियल फार्मिंग है, यानी कि पैसे के लिए की जा रही है। दूसरा कि जो इसमें है एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जाती है एक टाइम में, जैसे एक बार अगर टी ग्रो कर रहे हैं तो टी ग्रो करेंगे,
उसके बाद वो कॉफ़ी कर रहे हैं तो कॉफ़ी करेंगे, तो एक बार में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल लगता है, यानी कि पैसा भी लगता है वो उगाने में, और साथ ही साथ जो है आपका जो लेबर्स है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होते हैं। इसमें जो होता है प्रोड्यूस वो आपके फार्म में ही प्रोसेस्ड हो जाता है, या फिर जो नियर बाई यानी कि बहुत पास जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे ले जाया जाता है। अब आते हैं द मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। अब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, वो क्रॉप्स जो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं या जो ज़्यादातर लोग जो है खाते हैं, तो ये क्रॉप्स है। अब मेजर क्रॉप्स का मतलब ये नहीं है कि भाई ये क्रॉप सिर्फ खाने वाली होंगी, ये कपड़े जो आप लोग पहनते हो उससे भी रिलेट करती हैं, और जो आप लोग बीवरेजेस वगैरह पीते हो उससे भी रिलेट करती है। तो अब देखो, a large number of variety of clothes crops are grown to meet the requirement of growing population, क्योंकि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसलिए उनकी डिमांड को जो है कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए एक वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। तो वेराइटी क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops, and important beverages crops are tea and coffee. तो बेसिकली इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं। तो मेजर जो खाने वाली क्रॉप्स होती हैं वो तो होती हैं आपकी व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स। मिलेट्स वगैरह, मिलेट्स का मतलब वो जो आप रगी वगैरह खाते हो ना, रगी वगैरह, तो वो सारे होते हैं मिलेट्स, ठीक है। और बाजरा भी मिलेट्स में ही आता है। तो बाकी जो मेज़ है वो आपने खाया ही होगा, कॉर्न जो होते हैं, कॉर्न्स आपने भुट्टा खाया है ना, वो मेज़ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग जो राइस होती है, राइस तो आप सभी के घर में होती होगी, चावल दिन के एक बार तो बनता ही होगा, यहाँ अगर नहीं भी बनता है तो कभी ना कभी तो खाइए होगा आपने राइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वीट, वीट यानी कि रोटी, रोटी आपकी वीट से ही बनती है। देन आते हैं जूट और कॉटन। जूट का जो आपने रस्सियाँ देखी होंगी ना, जूट की रस्सियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, वो होती है। और ऑल्सो जूट के जो बास्केट्स भी बनते हैं, और जूट की जो है आपके बैग्स भी आते हैं बने हुए, ठीक है। जूट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। फिर आते हैं हमारे कॉटन में। तो कॉटन क्या होता है डिस्टेंट, कॉटन तो आप लोग गर्मी में पहनते ही हो, कॉटन के क्लोथ्स है ना, जो आपके पसीने को ईजिली सोख लेते हैं, है ना। फिर आ जाओ डिस्टेंट कि इंपॉर्टेंट बीवरेजेस क्रॉप, जो आप लोग सुबह सुबह उठ के पीते हो, जैसे आपकी मम्मी पापा पीते होंगे, जैसे मम्मी पीती होगी चाय सुबह रोज, पापा कॉफ़ी पीते हैं, मतलब अलग अलग हैबिट्स होती हैं सबकी। तो ये कॉमन बीवरेजेस क्रॉप्स होती हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले आता है राइस में। तो राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर खाई जाती है। उसके बाद फिर राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो राइस को जो है बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा ना आपकी दादी या मम्मी से मुँह से कहते हैं कि भाई जो ये होते हैं चावल, इनको तो बहुत पानी चाहिए होता है ना। तो हाँ, इनको रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बेसिकली वाटर इनको चाहिए होता है, ठीक है। और इनको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इनकी बेटर ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। जो ग्रोस राइस होती है वो ज़्यादातर बेस्ट तरीके से ग्रो करती है जो आपका एलुवियल क्लेई सॉइल होता है उसमें। नेक्स्ट है कि विच कैन रिटेन वाटर। अब तो चाइना है वो लीड कर रहा है बेसिकली राइस का प्रोडक्शन, बिकॉज आपने देखा हो ना चाइना में ज़्यादातर राइस पेपर्स वाले मोमोज मिलते हैं, और जो है चाइना में आपका राइस जो है खाया जाता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो इससे राइस जो है एक कॉमन मील है चाइना का, जहाँ पे चाइना जो है लीड कर रहा है राइस की ग्रोथ में, फॉलोड बाय द राइस, फॉलोड बाय द प्रोडक्शन। और कौन कौन से कर रहे हैं, इंडिया, जापान वगैरह, ठीक है, श्रीलंका और इजिप्ट। In the favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in the year. तो जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में एक साल में 2 और 3 क्रॉप्स उगा लिए जाते हैं। फिर आता है वीट में। अब जो वीट है वो रिक्वायर करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो सबसे पहले तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, फिर रेनफॉल चाहिए जब इसको ग्रो कर रहे हैं, और एकदम ब्राइट सनशाइन चाहिए। ब्राइट सनशाइन कौन से टाइम में, जब इसको हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम में। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सॉइल। तो सबसे बेस्ट उगती है वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल में सबसे अच्छी तरह उगती है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। तो अब देखो जो वीट होती है, सबसे ज़्यादा मैंने ये पढ़ा है आपको कि उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, और ड्यूरिंग जब उसे ग्रो कर रहे हैं, और एकदम ब्राइट सनशाइन चाहिए जब उसका हार्वेस्ट का टाइम है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि सबसे अच्छा उगती है वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल जो होता है उसमें। और जो वीट है वो एक्सेसिवली यूएसए में ग्रो किया जाता है, क्योंकि यूएसए में ज़्यादा वीट ब्रेड्स खाते हैं लोग, तो इसलिए वीट ग्रो की जाती है। कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में इसको विंटर के सीज़न में ग्रो करते हैं। बेसिकली आपने खरीफ और राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, आपकी साइंस का पहला चैप्टर वही है जिसमें आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इट इज़ ग्रोन इन विंटर। ओके, अब देखो मिलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। मिलेट्स, अब तो मिलेट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कोर्स ग्रेन्स। उसके बाद है एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। और मिलेट्स को हम लोग लेस फर्टाइल और जो सैंडी सॉइल होता है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। It is a hardy crop that need low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये ऐसी क्रॉप है जिसको लो रेनफॉल चाहिए, और जो है हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और एकदम प्रॉपर अमाउंट की रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा, रगी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, चाइना और नाइगर में भी ये ग्रो किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग मेज़ में। अब मेज़ जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न। तो यहाँ पे डू यू नो के फैक्ट में भी दे रखा है मेज़ इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। वेरियस कलर्ड वेराइटीज ऑफ मेज़ आर फाउंड इन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भाई इंडिया में तो अभी तक मैंने येलो कलर का ही खाया है, बट अगर आपने और कलर के मेज़ खाए हैं तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब बेसिकली येलो कलर इन सेंस मीन्स डेट उसको अच्छी तरह भूट के, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कलर आ जाता है। और अगर आपने वाइट कलर का मेज़ खाया तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तब देखो मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। जो मेज होती है बेसिकली उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है, बहुत सारी सनशाइन चाहिए होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच क्रॉप नीड लॉट्स ऑफ सनशाइन, तो इसमें क्या लिखोगे, मेज लिखोगे, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चिल्ड्रन। It needs well-drained fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico। तो यहाँ पे बताया गया कि मेज़ जो है नॉर्थ अमेरिका में ग्रो की जाती है, ब्राज़ील में ग्रो की जाती है, कनाडा में, चाइना में, रशिया में, इधर तो ग्रो की जाती है, और ये ज़्यादातर वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल में उगती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉटन में, ठीक है। तो अब जो कॉटन होता है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अब ये बहुत ही गर्व की बात है लिस्टनर हमारे लिए कि जो इंडिया है वो हर कहीं पे फील्ड में आगे ही चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया पीछे है, इंडिया भी हर चीज़ में आगे चल रहा है, और इंडिया में भी लगातार लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो कॉटन है उसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और साथ ही साथ इट्स ग्रोज वेल बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। इन चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट है जूट। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, so you will write jute. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. तो जो अब जूट होता है उसको चाहिए हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा यहाँ पे, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जूट जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। वो बेस्ट उगता है एलुवियल सॉइल, एंड उसको वो रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट उसकी बेटर ग्रोथ के लिए।
दूसरा ये है कि बांग्लादेश और इंडिया जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी में। तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है, and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer followed by Colombia and India. तो यहाँ पे बताया कि कॉफ़ी जो रिक्वायर होता है वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप. ब्राज़ील इज लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. तो यहाँ पे बताया कि वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल भी उगता है, वार्म क्लाइमेट चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, ठीक है, और हिल स्लोप ज़्यादातर सूटेबल होते हैं इसकी प्लांटेशन के लिए, ठीक है. फिर आते हैं टी में. नॉट टी इज अ beverage crops grown in plantation. This requires cool climate and well distribute high rainfall. ठीक है, इसको चाहिए होता है कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल, ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है कि थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल and gentle slopes. Labor in large a number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality of tea in the world. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये भी हो गया. अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, ठीक है. इससे पहले जरा सा डू यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं हम लोग मेज़ के बाद जो है. Who discovered coffee plant? तो मतलब कॉफ़ी डिस्कवर किसने किया? There are different versions about the discovery of coffee. In about AD 850, Clady, an Arab goat herder who was puzzled by the queer intakes of his flocks, tasted the berries of every green blush on the which the goat were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड. तो भाई उसने सोचा कि भाई बहुत ही अच्छा हो रहा है, फ्लेवर तो अच्छा है, तो भाई इसको वर्ड को क्यों नहीं बताया जाए, तो उन्होंने ये वर्ड को बताया. अब आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये रिफर्स होता है द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो आप लोग सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिखोगे. अगर आया डिफाइन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो इतना लिखोगे. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन ऑर्डर टू मीट एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. फिर देखो यहाँ पे लिखा है दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. Mechanizing of agriculture is also the another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. तो ultimate aim होता है इसका food security बढ़ाने के लिए. तो अब हम पहले जानते हैं कि भाई फूड सिक्योर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज food security. Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. तो यहाँ पे हमें बता रखें कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है तब जब जो लोग होते हैं उनका एक्सेस होता है सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स, यानी कि उनकी हेल्दी डाइट की नीड्स को मीट करने के लिए, एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. तो ये आपका है फूड सिक्योरिटी. अब यहाँ पे फार्म इन इंडिया टाइप का कुछ बताया, लेकिन इससे पहले कि हम इसे रीड करें, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada, Australia. With the help of two case studies of farms, one of India and one of USA, let us understand about agriculture and developing the underdeveloped country. अब देखो फार्म इन इंडिया. देयर इज़ अ स्मॉल विलेज
Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in his village who had farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high yielding variety of seeds from market every alternate year. The land is fertile and he grows at least two crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding the farming practices. He takes a tractor on a rent for ploughing his field, though some of his friends still use the traditional method of using bullocks for plowing. There is a tube well in the nearby field which takes on rent to irrigate field. Munna Lal has also two buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of cooperative society. He also advises him to type of fodder for his animals, safety measures to protect health of livestock and artificial insemination. So all the member of his family help in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implement. HYV seeds means a high yielding variety of seeds. Okay, he sells his produce in mandi located in a nearby town. Since the majority of farmers do not have lack of storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some step to develop storage facilities. तो यहाँ पे आपको बताएगी कि कैसे इंडिया वाला जो मुन्ना लाल है वो ये सारी अपनी एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करता है और सबसे ज़्यादा बताएगी वो कहाँ कहाँ से सेल करता है. अब मैं यहाँ पे फार्म इन यूएसए. The average size of farm in USA is much larger than the Indian farms. The typical farm size in USA is about 250 hectares. Seriously. The next is the farmer generally resides in farm. Some of the major crops are grown are corn, soybean, wheat, cotton, sugar beet. Joe Horan, a farmer in Midwest USA, in Iowa state owns about 300 hectares of land. तो एक जो होरान है एक फार्मर है यूएसए में वो 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ओन करता है. ओ माय गॉड दैट्स सो मच. The next is he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control pests that then damage the crop. From time to time, he sends soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. This result helped Joe Aron to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to a satellite which gives him the precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seed drills, leveler, combine harvester, and thresher to perform various agricultural operations. The grains are stored in automated grain storage or dispatched to the market agencies. The farmer in USA works like a businessman, नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर. तो आपने डिफरेंस देख लिया. ये यहाँ पे मुन्ना लाल तो एज अ फार्मर काम कर रहा है बट जो होरान एज अ बिजनेस मैन काम कर रहा है. ठीक है, क्योंकि उसने इतनी सारी फैसिलिटीज़ लगाई हैं, इतना सब कुछ उसने करवाया है. ठीक है, तो वो अपने फार्म की टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहता है. पहली बात तो ये है कि वो जो उसका फार्म होता है उसकी सैटेलाइट से चेकिंग वगैरह करवाता है, सॉइल सैंपल लेबोरेटरी में भेजता है ताकि उसे हर चीज़ की खबर होगी भाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो और वहीं पर जो मुन्ना लाल है वो तो अपने फ्रेंड से ही पूछ लेता है कि और क्या करना चाहिए इसमें. और मुन्ना लाल के पास अच्छी स्टोरेज क्वालिटी भी नहीं है जिससे वो स्टोरेज नहीं कर पाता और उसको ज़बरदस्ती बेचने पड़ते हैं मार्केट में, जब अच्छा मार्केट में प्राइस भी उसका नहीं मिल रहा हो तब भी. तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट कैसे जो मुन्ना लाल है और जो होरान के बीच डिफरेंस हमें बताया गया है.
तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो देखो जिससे सबसे पहला कीवर्ड है आपका एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, rearing of livestock, raising crops. It is also known as farming. Then आता है sericulture, commercial raiding of silkworm. It may supplement the income of farmer. Then आता है आपका pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks or ponds. Then आता है pisciculture. तो पीसी कल्चर का मतलब होता है ये तो मैंने आपको बता दिया है। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज़। अब देखिए मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ। जैसे मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ का आएगा डेफिनेशन में, तो आप लिखोगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी आएगा तो आप लोग लिखोगे secondary activities refers to the manufacturing of various product to make a finished good. फिर tertiary activities में लिखोगे कि tertiary activities provide support to primary and secondary activities through services. फिर आता है आपका subsistence farming डिफाइन करने के लिए आगे तो क्या लिखोगे? तो subsistence farming is a type of farming in which farmer use low level of technology and more and household level for cultivation. द आउटपुट प्रोड्यूस स्मॉल। उसका फिर अगर आएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो आप लोग लिखोगे इन दिस टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स एंड मोर लेवल टू कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। फिर आएगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिफाइन करो तो आप इसमें लिखोगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टिवेशन डिफाइन करने के लिए आएगा तो यू विल राइट आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट ऑफ लैंड। This is known as shifting cultivation. ठीक है, the land is left abandoned and the cultivator moves to a new plot of land. This is known as shifting cultivation. उसके बाद nomadic herding में लिखोगे in this type of cultivation herdsmen move from place to place in search of fodder, water, etc. for their animals, and their animals provide them with various products like milk, meat, etc. फिर आएगा commercial farming define करो। commercial farmings are the type of farming which is done to make profit or to make money. उसका फिर आएगा कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग डिफाइन करो तो आप क्या लिखोगे? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोथ फॉर कमर्शियल यूज। उसका फिर आएगा मिक्स फार्मिंग डिफाइन करो तो मिक्स फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड ऑल्सो एनिमल्स इन विच लैंड इज यूज फॉर क्रॉप्स एंड फॉर रेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, उसके आएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो इसमें लिखोगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफी, शुगर केन इज ग्रोन। उसका फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे द लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड कैन बी प्रोसेस्ड इन फार्म इटसेल्फ और बाय नियर बाय फैक्ट्रीज। तो ये आप लोग लिख दोगे। फिर आ जाता है डीएसटी आपका राइस। तो राइस में आप लोग क्या लिखोगे? राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, high rainfall and humid climate for its growth. It grows well in alluvial and loamy soil. ठीक है, alluvial and clayey soil सॉरी। और साथ ही साथ चाइना जो है लीड करता है इसके प्रोडक्शन में। फिर आता है वीट। तो वीट पे लिखोगे इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, हाई रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। ठीक है, और इसमें भी आप लोग लिखते हैं ना कि यूएसए वगैरह, इंडिया वगैरह अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं इसके। फिर मिलेट्स आते हैं तो मिलेट्स को हम लोग कोल्ड ग्रेन से भी जानते हैं और साथ ही साथ मिलेट जो है रिक्वायर करता है मॉडरेट, इसमें जो मिलेट्स है ये आपका रिक्वायर करता है लो रेनफॉल है, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर और एडुकेट रेनफॉल चाहिए होती है। फिर आपका आता है बेज। पहले तो मेज को हम लोग कॉर्न भी कहते हैं और जो बेज होता है वो आपका रिक्वायर करता है हाई मॉडरेट टेम्परेचर, हाई मीनिंग मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है और साथ ही साथ लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए होती है। इट नीड वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल। उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ऑल्सो ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें चाइना, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान ये लोग ग्रो करते हैं आपका
कॉटन। उसके बाद फिर आता है जूट। तो जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। जो इंडिया और बांग्लादेश है ये है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। उसके बाद कॉफ़ी रिक्वायर करता है वार्म एंड वेट क्लाइमेट। और जो ब्राज़ील है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद फिर आता है टी। तो टी जो है कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल मांगता है। और इसमें इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी ग्रो करते हैं। फिर हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to the agriculture development refers to the efforts made to increase the production of crop in order to meet the ever increasing demand of growing population in the country. उसके बाद फिर आता है आपका फूड सिक्योरिटी। तो अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन when the crops are grown to which person can eat the variety of diet which he wants. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दोगे। बाकी तो फिर डिस्टेंस में फार्म्स एंड इंडिया, फार्म्स एंड यूएसए वगैरह है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाओ आपके डू यू नो फैक्ट्स वगैरह में। तो जैसे मैंने फूड सिक्योरिटी बताया, वैसे ही हु डिस्कवर्ड कॉफ़ी प्लांट। तो इसमें आप लोगों के 1850 में जो एक AD यानी कि 1850 में एक था कार्डी, ठीक है, KALDI, कार्डी, एन अरब गोट हर्डर, जिसने जो एक बार उसने खाया था, फिर उसने कहा कि भाई एक्सपीरियंस तो अच्छा है तो इसको डिस्कवरी कर देते हैं। उसके जो मेज़ है उसको हम लोग कॉर्न भी कहते हैं। फिर साथ ही साथ हमने पढ़ा कि झूमिंग को जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील एंड ऑल्सो लैडांग इन मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ में हमने ये भी कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रिफर्स टू द farming in which natural organic manure and natural pesticides are used instead of chemical fertilizers and pesticides। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो ये जैसे मैंने आपको करा दिया है। तो अब डियर स्टूडेंट हम लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? सो एग्रीकल्चर इज द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, rearing of livestock, raising crops. It is also known as farming। ठीक है, फिर आता है डियर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फर्स्ट फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप लोग लिखोगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द प्रोसेस इन विच trees are in which a land is abandoned by felling trees and burning them. After that, ashes are there and ashes are mixed with the soil in order to increase soil fertility. After the soil loses its nutrients, the land is abandoned and cultivator moves to a new plot of land. दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उसके बाद उसके डिसएडवांटेज लिख दोगे, एयर पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है एंड नॉट सफिशिएंट टू फीड लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं जैसे सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट हमारा कि व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर is a type of commercial farming in which a single crop like tea, coffee, sugarcane are grown. And a large amount of labor and capital are required। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग क्या लिखोगे, the food can be processed in farm itself or by the nearby factories। उसके बाद है नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो इसमें तो आप लोगों को फाइबर क्रॉप कोई भी दो ले लो, जैसे मैं ले रही हूँ जूट और कॉटन, क्योंकि आपकी बुक में जूट और कॉटन ही दिया है। ठीक है, तो 2 फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। तो अब जूट में आप लोग लिख दो जूट रिक्वायर्स jute grows well in alluvial soil। उसका फिर लिख दो it requires high temperature, high rainfall and humid climate for its growth। उसके बाद फिर कॉटन आएगा, कॉटन में लिख देना it requires high temperature, light rainfall and moderate and bright sunshine for its proper growth। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी कॉटन में।
फिर आता है टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। उसके बाद फिर आता है गोल्डन फाइबर रिफर्स टू। गोल्डन फाइबर क्या होता है? जूट होता है। फिर आता है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी आर। लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि जो टॉप में होता है, ब्राजील। ठीक है। फिर आता है गिव रीजन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी? Because in India there are many regions in India which have favorable conditions for agriculture। ठीक है, ये आप लोग देखो favorable soil for agriculture, whatever is your choice। ठीक है। फिर जो next is different crops are grown in different seasons। different crops are grown in different regions because growing of crops depend on factors like amount of rainfall, technology, labor, capital, क्लाइमेट, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। इसमें क्या लिखोगे? 2 कॉलम बनाओगे प्राइमरी एक्टिविटीज के। उसमें क्या लिखोगे? उसमें आप लोग लिखोगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज ऑल इंक्लूड दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर एग्जांपल लिख देना। एग्जांपल लिख दोगे एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू सर्विसेज। कैसे? फिर एग्जांपल लिख देना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर गुड एग्जांपल्स, ये लिख देना। उसका फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव फार्मिंग। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ दोनों की डेफिनेशन ही छापनी है। तो 2 कॉलम बनाओगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लिखोगे it is a farming, this type of farming uses low level of technology and household labor, the output produces small। उसके बाद फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लिखोगे इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर यूजेस सिंपल टूल एंड मोर लेबर टू कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। फिर आप लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लिख सकते हो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू क्या कहते हैं मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। और उसके बाद फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप लोग लिख सकते हो इट इज़ डन इन द स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, मतलब थिकली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, ये आप लोग लिख दोगे। ठीक है, 2 पॉइंट। उसके फिर आते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो आप लोग कर ही लेना अगर आपको करनी है तो। अगर वीट, राइस, ज्वार वगैरह होगा घर में तो कर लेना। उसके फिर आते हैं हम लोग इसमें। तो क्रॉप डेट मीन्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मॉडरेट टेम्परेचर एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मैंने पहले बताया कि अगर लॉट्स ऑफ सनशाइन आता है तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसमें डायरेक्ट मेज लगा दो। उसके फिर आता है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ HYV सीड। HYV सीड मतलब हाई यील्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड एंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो जब हम लोग ऐसे करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैं पहले ही बता रही हूँ, आपकी बुक ने इसको दिया नहीं है। वैसे आपकी बुक को देना चाहिए था ये, लेकिन आपकी बुक ने दिया नहीं है। खैर, लेकिन कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका USA, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। तो किसके ये लोग? ये USA, कनाडा, ये लोग वीट उगाते हैं। मैंने पहले बताया था USA से स्टार्ट हो रहा है ना स्टेटमेंट, और इतने सारे नाम आ रहे हैं, इसका मतलब वीट ही है। तो इसका आंसर होगा वीट। ठीक है। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स। तो कौन सी फार्मिंग में होती है फैमिली नीड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर आते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हम लोग करते हैं सेल के लिए। तो कौन सी फार्मिंग में होता है ये? लाइफ स्टॉक। जब हम रेयर करते हैं लाइफ स्टॉक वाली में। फिर आता है कोर्स ग्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। तो ये तो सिंपल था। कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है टी, कॉफी, शुगर केन एंड रबर आर ग्रोन इन, कहाँ हो जाता है? प्लांटेशंस में। तो रिक्वायर 210 फ्रॉस्टी डेज। कौन रिक्वायर करता है? कॉटन। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर, जूट, देन ऑल्सो नोन एज पैडी, राइस। एक्टिविटी कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए। ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो आई थिंक अब आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि अपने 59 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया ज्योग्राफी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई डिड लाइक इट, आई एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।